कैसे वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के कहाँ कहाँ वो बेचारे रहे, किस किस जगह पे। एक तो भूतनागर भी था जहाँ पे वो रहते थे निजामुद्दीन में, रोशनदान खुल गए, बाथरूम की लाइट जल गई बुझ गई, मतलब एकदम फुल हॉरर स्टोरी वाला सिस्टम। प्रसाद, क्योंकि उनके होंठ से लगा हुआ कोई भी खाना अगर मुझ तक पहुंच रहा है तो वो आशीर्वाद की तरह पहुंच रहा है। आज ये कुर्ता जो मैंने पहना है ये महाराज जी का कुर्ता है, लेकिन महाराज जी का जो शब्द एक लाइन में आपको पानी पानी कर देना, उसमें वो माहिर थे। हम अब आजकल बड़ा टूर करने लगे हैं, नाचते कूदते ज़्यादा हैं। तीसरे जाति की सबसे कमाल की बात ये कि उसके तीनों पल्लों में वजन अलग अलग जगह पे गिरते हैं। सो इफ़ यू फिगर आउट वन पल्ला, ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरा और तीसरा समझ में आ जाएगा। बहुत खुशनसीब उन लोगों को मैं मानता हूँ जिनको हमारे घर से तालीम मिली है। हमको तालीम नहीं मिली है। जो कला जिसको मैं आज शायद इतना प्रेम करता हूँ, इसको ठेंगे पे लेके रखा हुआ। मेरी मदर भी महाराज जी की स्टूडेंट रह चुकी है। घर में क्लास होती है, मैं भाग गया। एंड आई थिंक दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस समय तक मेरी उम्र के डांसर्स अपना सो कॉल्ड करियर बना चुके होते हैं। रेवोल्यूशनाइजिंग म्यूजिक फॉर कथक। म्यूजिक जब बजे तो वो अपने में मुकम्मल हो। यू हैव टू बिकम जैक ऑफ ऑल। सिर्फ नाचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा लेने से कुछ नहीं। फलाना हैज कम टू मीट यू, तो मेरा द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू गो इनसाइड अ रूम एंड लॉक द रूम। तो मेरे लिए वो होली स्टेज है, इट्स अ सीक्रेट स्पेस। तो जब जूता लेके लोग उस पर चढ़ रहे थे तो मुझे अंदर से फील होता है जैसे मुझ पे कोई जूता लेके चढ़ गया। दूसरा, उंगली ऐसी रहती थी। महाराज जी बोलते हैं कि अशोक के पत्ते जैसी आपका हाथ होना चाहिए, ऐसे टेपरिंग डाउन टू अ पॉइंट। आप सभी का स्वागत है ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। कला जो वंशों से गुजरी हो, वो बस सीखी नहीं जाती, वो रंगों में बहती है और दिल से बोली जाती है। आज की ये बातचीत महज एक कलाकार से नहीं, एक परंपरा से है, एक वंश है, एक कथा से है जो 9 पीढ़ियों से बहती आई है। कालका बिंदादीन घराना। हमारे आज के अतिथि हैं त्रिभुवन महाराज जी, जो नाम कथक के हर भाव, हर ठुमरी, हर नज़ाकत में अपने घराने की गूंज हमें सुनाते आए हैं। लखनऊ घराने के नवी पीढ़ी के वारिस पंडित बिरजू महाराज जी की परंपरा के संवाहक और कथक की उस विरासत के पहरी जिनके लिए नृत्य सिर्फ एक लय नहीं, एक तपस्या है। सर, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। थैंक यू। बहुत खुशी मुझे यहाँ के। सर, हम बात करते हैं आपके बचपन की, जब आपने अपने दादाजी के, महाराज जी के किस्से सुने होंगे, उनके स्ट्रगल के टाइम की बातें सुनी होगी, उसके बारे से हम जानना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रगल जो एक शब्द होता है, हमने इतनी कठोर कहानियाँ अपने घर के पीढ़ियों की सुनी है कि आज हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि जिस तरीके की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मतलब क्या तो हमने पुण्य किए होंगे या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो एक फाउंडेशन ले कर दी। इट्स समथिंग दैट वील ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल ऑफ। सुनने में आता है, एक तो सबसे पहले पिताजी का जो साया होता है मेरे सर पर खुशनसीबी से अभी तक है और बरकरार रहे, इतना ज़रूरी होता है जीवन में। अब आप एक सोचिए कि एक ऐसा छोटा सा बच्चा 9 साल का महज, और उनके सर से पिताजी का साया चला जाए, तो क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी उस ज़माने में। आज की तो फिर भी चलो इट्स मॉडर्न टाइम्स, बट उस समय पिता का रोल शायद और हेफ्टी और हेवी होता था। तो महाराज जी के पिताजी अच्छन महाराज जी जो हैं, वो उनके 9 साल के होने पर वो गुज़र गए थे। उनकी जो भी शिक्षा तालीम महाराज जी की हुई है, वो उनके चाचाओं से, शंभू महाराज जी से और लच्छू महाराज जी से, और सबसे ज़्यादा उनकी माता जी से, जो उनको बार-बार बोलती रहती थी, देखो नाचना है, देखो तुम्हें आगे लेके जाना है, ये देखो सीखो, बाबा ऐसे बता के गए हैं, ये ऐसे बाबू तुम्हारे ऐसे बता के गए हैं, वैसे बता के गए हैं। सारी बातों को जो उन्होंने, उस चीज़ को उन्होंने इम्बाइब किया होगा, या महाराज जी क्योंकि डीएनए में रन कर रहे हैं। देखिए, महाराज जी 7वीं पीढ़ी हैं, उनके पहले 6 पीढ़ियाँ और हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि डीएनए में कुछ तो चल के आ रहा है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉलिंग। हम लोग थोड़े से तो अलग, कुछ तो अलग है हम लोग के अंदर उस मामले में। तो वो कॉलिंग शायद महाराज जी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग, और दिव्य पुरुष मैं उनको मानता हूँ, वो दिव्य पुरुष हैं। उनके जैसे लोग हज़ारों सालों में शायद एक बार पैदा होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी टैलेंटेड हो जाएँ, मैं कितनी भी तपस्या कर लूँ,
मुझे ये पता है कि उनके धूल बराबर भी अगर मैं इस जीवन के अंत तक हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक हमारे जनरेशन के सारे लोग शायद ऐसा ही फील करते हैं। तो महाराज जी के जो स्ट्रगल्स हैं वो हमारे सोच के बियॉन्ड, इट्स अनफैथमेबल जो उन्होंने किया होगा। 13 साल की उम्र में साइकिल चला के ट्यूशन लेने जाते थे क्योंकि उन पे घर चलाने की जिम्मेदारी थी। आप सोच सकते 13 साल की उम्र में आप और मैं क्या कर रहे थे? कार्टून देख रहे थे। कुछ नहीं पता था जीवन के कठोर सत्य के बारे में, पर उनको पता था। तो जैसे कहते हैं ना, अग्नि में जिस तरीके से लोहा बनता है, बहुत कठोर जर्नी है वो। तपाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, बाहर निकलेगा, हथौड़े से मारा जाएगा, तब जाके वो एक निकल कर आता है। चाहे आप जो तलवार बना रहे हो, चाहे आप जो बना रहे हो उससे, तब वो निकल कर आता है। महाराज जी उस कसौटी से गुजरे। ही इज अ डिफरेंट थिंग, हिज लाइफ हैज बीन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उनकी वो स्ट्रगल्स, लेकिन उसी के बीच में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी तालीम, मेरा नृत्य या कृष्ण से 1 to 1 जो उनका कनेक्शन, जो कि हमने महसूस किया है उनके आसपास, हम कृष्ण को उनके आसपास महसूस करते हैं। लोग कहते हैं हमें कृष्ण आसपास महसूस हो रहा है, हमने उनके आसपास कृष्ण को महसूस किया है, हम उनमें से हैं। महाराज जी जब लेके अपनी किताब लेके या पाठ करने के लिए बैठते थे, अपनी माला लेके बैठते थे तुलसी की, तो हमने एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस की है उनके उनके इर्द गिर्द। और वो कहते कि मैं तो 1 to 1 बात करता हूँ। उनकी तो 1 to 1 बात है कृष्ण से। हम लोग के लिए सोचना भी मुश्किल है उस स्तर तक जाना। आई थिंक ये ऑल उनकी, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल जर्नी, जो वो इतने कम समय पे वो उस चीज को वहां तक उड़ान लेके गए। अपने चाचा जी से उन्होंने अलग अलग अंग सीखे हैं। जैसे पंडित लच्छू महाराज जी जो थे, उनके चाचा जी, उनका भाव अभिनय, आज यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखिए, बाजी करके उनका एक वीडियो है, सिर्फ उनके हाव भाव देखिए, कुछ सेकंड की, क्षण की वीडियो है, आप कायल हो जाएंगे उनकी कला के। हमने उनको नहीं देखा, बट वो देख के हमें लगता है अरे बाप रे बाप, ये इतने सेकंड्स में ये करके दिखा सकते हैं, तो ये क्या रहे होंगे, हम सिर्फ सोच सकते हैं। और हमारे शंभू महाराज जी का परन अंग, उनके पैर की थाप, उनके चक्करों का तैयारी, इन सारी चीजों, तो महाराज जी ने क्या किया, उनको लिखा इनसे ये ले लो, इनसे ये लो। और अच्छन महाराज जी की, उनके अपने पिताजी की लयकारी, उपजकारी और एक ओवरऑल पना जो एक होता है ना, जो कंप्लीट करता है एक डांसर को, तो वो त्रिशूल के 3 जो स्पोक्स हैं, वो तीनों उन्होंने इसको लेके वो एक बन गए। I think that's what is there to understand from his entire struggle period. वो ये बने, इसलिए उनका कोई सानी नहीं है। There is nobody who can reach where he has reached out in the open. तो बस उनकी स्ट्रगल की स्टोरीज, उनका दिल्ली आना, कैसे वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के कहाँ कहाँ वो बेचारे रहे, किस किस जगह पे। एक तो भूतागर भी था जहाँ पे वो रहते थे, निजामुद्दीन में। मेरे पिताजी बड़े छोटे थे, वहाँ की कुछ किस्से कहानी है। तो हम लोग बड़ा, कभी ऐसे गैदरिंग्स होती हैं घर पे, तो हम लोग बैठते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई देखो ऐसा हुआ था, वो रोशनदान खुल गए, बाथरूम की लाइट जल गई, बुझ गई, मतलब एकदम फुल हॉरर स्टोरी वाला सिस्टम। तो ऐसी ऐसी जगहों पे कि रेंट कम है तो यहाँ रह लो, फिर वहां से भारतीय कला केंद्र, माता सुंदरी रोड, कहाँ कहाँ करके फिर वो शाहजहां रोड, जहाँ पे पूरे जिंदगी वो रहे, वहां तक वो पहुंचे। किस तरीके से उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया या उनकी कला को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ हिज स्ट्रगल जर्नी, जिसका फायदा उनके बाद की जनरेशंस हम तक प्रकाश की तरह पहुंच रहा है। वो उसका फायदा है कि मैं आज अगर आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और आप मुझे समय दे रहे हैं कि आप मेरी बात सुन सकें या लोग मेरी बात सुन सकें, इस वक्त यही है वो चीज। ये महाराज जी की देन है। उन्होंने इस लायक अपनी पीढ़ियों को कर गए अपने काम से कि भैया वो क्या थे जरा समझ लो। ये बात जी महाराज जी की है। आपने बात की महाराज जी की, महाराज जी का व्यवहार या बिहेवियर की बात कर रहे हैं। घर में छोटे बच्चे, पोते पोतियां, नाती नतनी के प्रति कैसा था, उनको क्या सीख वो दिया करते थे? तो इसके पहले जो हमारी जनरेशन है, मतलब मेरे पिताजी की डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ महाराज जी, पापा अभी भी कहते हैं मेरे कि भैया बाबू बोलते जरूर थे, अम्मा बाबू, मम्मी पापा को अम्मा बाबू, लेकिन बाबू को कभी बाबू की नजर से नहीं देख पाए, उनको हमेशा गुरु की नजर से देखा है।
उनके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, भाव भंगिमा, बालों को झटकना, पेन निकालना, कुछ निकालना, मुंह में डालना। तो पिताजी कहते कि महाराज जी से नाच सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नर्तक बनना है, नाच मत सीखो, बैठो और उनको सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक उनको सिर्फ निहारते रहो, उनके मैनरिज्म्स को निहारो, देखो वो कैसे किसी से क्या बात करते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा क्या है, दुनिया को लेके उनकी सोच क्या है, और एक एक क्षण उनका भ्रिकुटी का उठना, नजर का झुकना। वो 24 घंटा सातों दिन नाचते हैं। ही इज डांसिंग फॉर एवरी सेकेंड, अगर आप उनको उस नजरिए से, उस पर्सपेक्टिव से देखें। नहीं तो बहुत साधारण सैंडो बनियान, नीचे लुंगी, एनिमल प्लेनेट पे सामने जो है वो शेर जो है वो गीदड़ को खा रहा है और वो यहाँ पे खाना खा रहा है। ये उनका फेवरेट काम था। और हम बोलते थे महाराज जी आप शुद्ध शाकाहारी, ये क्या देखते हुए आप खा रहे हैं। दादा को मैं बोलता था, तो दादा दादा को बड़ा मजा आता था वो सब सुनने में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनके बच्चों ने उनको कैसे देखा, गुरु के रूप में देखा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए एज फादर। आई थिंक 10-90 का रेशो रहा है, 90% गुरु, 10% फादर। अच्छा, हम लोग की तरफ आई थिंक हमारे आते आते महाराज जी सॉफन हो गए, तो उस समय तो महाराज जी भी एकदम प्राइम में, तो उनका जो रहा होगा एक ऑरा, तो हमारे में तक थोड़ा सा सॉफन हो गए थे वो। तो हमने दादा दादा दादा, शिंजनी जो है वो नाना नाना, रागिनी जो है दादा, मैं दादा, हम लोग ऐसे। तो फिर भी मैं आपको ये बताऊं, जैसे रागिनी को तो बड़ा अहोभाग्य उसका कि वो दादा के साथ ही थ्रू एंड थ्रू रही। हम लोग का खैर खूब आना जाना लगा रहता था दादा के पास। तो उनके साथ सबसे जो बेस्ट चीज मुझे लगती थी कि एक 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 रूटीन सा बना लिया था मैंने कि मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से वापस आऊंगा, फिर कुछ देर के लिए दादा के पास चला जाऊंगा। अच्छा, आई यूज्ड टू लिव बैक इन मयूर विहार एंड वो सेंट्रल दिल्ली, तो लगभग 10-12 किलोमीटर का उसमें रहा होगा। उस समय उतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। तो वहां जाऊंगा, फिर महाराज जी के पास बैठूंगा दादा के पास, और दादा के पास बैठ के कुछ सिखाएंगे तो भाई सीख लूंगा, ऐसी वाली बात है। तो उनके घर पर पहुंचना, एक झरोका रहता था। अच्छा, व्हेन यू एंटर हिज हाउस इन शाहजहां रोड, अब तो खैर वो घर नहीं है, बट तो एक झरोका रखते थे कि नोबडी कैन डायरेक्टली कम एंड सी मी। ठीक है, तो उस झरोके में छोटे 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 छेद, एकदम लखनवी अंदाज का हमारा था जो सिस्टम रहता है। तो हमने उनको ऐसे करके, मेरी आदत थी ऐसे झांक के बोलना दादा, ऐसे करके मैं उनको बुलाता था। तो वो आओ आओ आओ। कभी कुछ दिन अगर ज्यादा हो गए, कभी कभी होता था भाई कुछ ट्रैवल हो गया, कुछ हो गया, तो थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, तो देन ही इज लाइक अच्छा आजकल तो बहुत नाचने वाचने लगे हैं, अब हम शर्म 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 से पानी पानी, हम लोग की तो हालत खराब। दादा अगर इस तरीके से बोल दे, उनका कुछ नहीं, कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका बस ये साइलेंट किलिंग। इतना बोल दिया, हम तो खत्म, दिल में जो है वो एकदम टूट गया हम लोग का। और किस उम्र की बात होगी आपकी? आई वॉज इन स्कूल, सो मे बी 2008, 9, 10 ऑनवर्ड्स, उस समय की बात है। ठीक है, तो वही जो एक उम्र रहती है 11वीं 12वीं की, वैसी वाली। तो हम लोग आते थे, दादा हाँ जी आओ आओ। तो सबसे पहले उनका था खाना खाए हो, मैंने कहा नहीं दादा मैं स्कूल से आया अभी ऐसे। तो आवाज लगा के जरा खाना लगा दो इनका। अब वहां की एक तो दादा के घर की दाल, ऐसी A1 दाल वहां पे मिलती थी, तो वहां का एक अलग पेक्यूलियर टेस्ट था खाने का। तो वो अपने 3x6 के एक सिंगल बेड पे बैठते थे ऊपर, और नीचे वो टेराजो वाला वो नहीं होता फ्लोर, पुराना गवर्नमेंट क्वार्टर्स का जैसा होता है, हम उस पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, महाराज जी ऊपर खा रहे हैं। और महाराज जी की आदत थी खाने में कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा उनसे, पूरा प्लेट वो नहीं खाएंगे, और फिर जो छूट जाता था अम्मा ये थोड़ा रह गया है, ये तुम खा लो। अब उनका जो बचा कुछ है, हम लोग प्रसाद की तरह उसको प्रसाद की तरह मान के खाते थे। मेरे मन में वो भाव तुरंत आता था, प्रसाद, क्योंकि उनके होंठ से लगा हुआ कोई भी खाना अगर मुझ तक पहुंच रहा है तो वो आशीर्वाद की तरह पहुंच रहा है। आज ये कुर्ता जो मैंने पहना है, ये महाराज जी का कुर्ता है। ऐसे कई कुर्ते उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। कहते थे ये लंबा है, ये छोटा है, ये चौड़ा है, नानू को दे दो, मेरे घर का नाम नानू है, नानू को दे दो, नानू भैया को दे दो, हमारे यहाँ भैया बोलने का चलन है हर सबको। तो
ये भी महाराज जी का कुर्ता है। एंड इस कुर्ते के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें, यादें, महाराज जी की बातें जो हमें हमेशा याद रहती हैं, हम इस जनरेशन को रहती हैं। बड़ा प्यार मिला हमें उनसे, बहुत प्यार मिला। और बीच बीच में जो तड़का डांट का भी पड़ता था हम लोग को, तो उस डांट से भी हम लोग बड़ा घबराते थे, बहुत घबराते, क्योंकि महाराज जी डांटते नहीं थे, नेवर। उनकी आवाज कभी तेज हो जाए, हमने पूरे जीवन में, मेरे पिताजी कहते हैं, हमने अपने पूरे जीवन में महाराज जी को चिल्लाते हुए नहीं देखा। आपानिक होते थे महाराज जी कभी, लेकिन महाराज जी का जो शब्द, एक लाइन में आपको पानी पानी कर देना, उसमें वो माहिर थे। हम अब आजकल बड़ा टूर करने लगे हैं, नाचते कूदते ज्यादा हैं, आप क्या बोलोगे, कौन बोल रहा है, महाराज जी बोल रहे हैं। हम तो दोनों दो चश्मों से देखते थे ना, चश्मा अगर है तो एक आंख से उनको दादा की नजर से देख रहे हैं, एक आंख से उनको गुरु की नजर से देख रहे हैं। अभी गुरु बोल रहा है कि दादा बोल रहे हैं, कश्मकश में है हम। बट उनके साथ बिताया एक एक पल मैजिकल। आपको मैं बताऊं, जैसे हम मानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, डीएनए में कुछ चीजें ऐसी जाती हैं हमारे अंदर कि हम अपने आप को मानते हैं कि यार ये चीज हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी। एक दिन मैं और रागनी बैठे वहीं टेराजो वाले फ्लोर पे, नीचे बैठे हुए, महाराज जी ऊपर बैठे हैं, सरोद लिए हुए अपना। वो सरोद भी मेरे पास है, महाराज जी का वो वाला सरोद, शायद वो है या दूसरा है, मुझे नहीं पता, बट एक महाराज जी का सरोद है मेरे पास। अब उसके सरोद का जो गोला होता है, उस गोले पे वो धा त्रक दिन ना दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता त्रक, अपना उस पे ठेका दे रहे, सरोद नहीं बजा रहे, सरोद पे तबला बजा रहे। तो महाराज जी अब कुछ बताने वाले, मैं और रागनी एक दूसरे के साथ बैठे हुए, क्या बताने वाले, क्या बताने, एकदम कैजुअल बिहेवियर नहीं होता, कैजुअल। कैजुअल कैसा, मतलब आप अपने घर पे बैठे हैं, जिस वक्त आपको लगता है ना कि आपको कोई नहीं देख रहा, तब आपके मन के अंदर कैसी भावना होती है, नोबडी इज जजिंग यू फॉर एनीथिंग, तो आप कैसे आराम से लस्त होके बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको उतने कैजुअल पने से। महाराज जी ने एक बंदिश सुनाई, उस बंदिश को सुन के हमको भी ऐसा फील हुआ कि ये तो बड़ी आसान बंदिश है। महाराज जी ने हाथ दिन ना यहां से बज रहा है, ऐसे पढ़ के सुना दी उन्होंने। अच्छा बेटा अब तुम बोलो, रागनी और मेरे जैसे बुद्धि को, हम लोग लय में बड़े कीड़े हैं, आधा घंटा बाल नोचते रह गए हम लोग, तब हमें उसकी बारीकी पकड़ में आई और हम उसको सम पर ला पाए। आप सोच सकते हैं, एक बंदिश को हम जैसे लोग आधा घंटा लगा रहे हैं समझने के लिए, जिसको महाराज जी ऐसे पढ़ के सुना रहे हैं जैसे वो मूंगफली छील के खा लेता है कोई। मतलब तिश्र जाति की एक छोटी सी बंदिश थी, मतलब धिन तकिट धीना तकिट धी धीना तकिट धीना तीना धा धिन तकिट धीना तकिट धी धीना तकिट धीना तीना धा धिन तकिट धीना तकिट धी धीना तकिट धीना तीना धा। अब ये चीज में जो गैप्स आ रहे हैं बीच में, दिन 1 2 3 तकिट धीना 1 2 तकिट धी धीना 1 तकिट धीना तीना धा 1 2 दिन 1 2 3। तिश्र जाति की सबसे कमाल की बात यह कि उसके तीनों पल्लों में वजन अलग अलग जगह पे गिरते हैं। सो इफ यू फिगर आउट वन पल्ला, जरूरी नहीं कि आपको दूसरा और तीसरा समझ में आ जाएगा। और महाराज जी की पकड़ तिश्र जाति पे इतनी भयंकर, खैर पकड़ तो उनकी हर चीज पे मजबूत थी, लेकिन तिश्र जाति में जो वो खेल जाते थे ना, जैसे कहते हैं वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, आप वृंदावन अगर गए हो कभी, आप देख सकते हैं वो आज के जमाने के हिसाब से नहीं बने हैं। ये रहा घर, ये रहा दूसरा घर, बीच में एक पतला सा पटरा है जिसको वो सड़क बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भाई कृष्ण कैसे घूमते होंगे वृंदावन की कुंज गलिन में। तो ये जो कुंज गलियों का जो गैप सिस्टम महाराज जी का रहा है, पढ़ गए हम लोग की सिट्टी पिट्टी गुम, मेरी और रागनी दोनों की। आधा पौन घंटा लगाया, अच्छा 15-20 मिनट हो गया, महाराज जी बोर हो गए कि कितना देर लगाएंगे ये लोग समझ में, एक और बता दिए उसी तरह की। अब हम 2 के पीछे लगे हैं। तो महाराज जी का जो हम लोग के साथ जिस तरीके का लगाव, जुड़ाव और सीख जो मिली है, हमारे घर में ना एक शिक्षा प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं देखा शिक्षा परीक्षा, हमारे यहाँ वैसे ही चलता है।
बहुत खुशनसीब उन लोगों को मैं मानता हूं जिनको हमारे घर से तालीम मिली है। हमको तालीम नहीं मिली है, हमको ये देखा सीखा परीक्षा ही मिला है। महाराज जी ने अपने चाचाओं से, अपने पिताजी से भी ऐसे ही सीखा है। मेरे पिताजी ने महाराज जी की, आज बोलोगे क्लास में खड़े होके क्लास के फॉर्मेट में नाचना कि महाराज जी वहां तबला बजा, नहीं, कोरियोग्राफीज में नाच नाच के मेरे पिताजी ने नाच सीखा है। सेम टू सेम मेरा स्टोरी है। पिताजी की कोरियोग्राफीज में नाच नाच के ये तिरकिट धिरकिट जितनी मुझे नॉलेज है, ये नॉलेज मुझे कोरियोग्राफीज में नाच नाच के आई है। अगर आप बोलें, क्योंकि पिताजी 1985 में वो महाराज जी की रेपेट्री जो कि कथक केंद्र में है उसमें वो भर्ती हुए थे। 5 साल वो उसमें थे, उसके बाद उनकी खुद की नौकरी लग गई कथक केंद्र में। नाउ आई एम सीइंग आई वाज बोर्न इन 1991। आई एम सीइंग अ पर्सन, जब से होश संभाला, आई एम सीइंग अ पर्सन हु गोज अवे एट 9 AM शार्प एंड ही कम्स बैक एट 5। और जब वो 5 बजे घर लौटते हैं पूरे दिन सिखा के, तो क्या स्थिति होगी उनकी? थके हुए, थके हारे पहुंचते थे, बैठते थे, लेटते थे, टीवी देखते थे मेरे पिताजी। मुझे खुद ही हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे ये बोलूं कि कुछ सिखा दीजिए। किस मुंह से बोलूं? अपने पिता की थकान भी तो दिख रही है, मैं भैया आप बोल तो नहीं सकते। तो उन मौकों पे नहीं, वो पूरे दिन दूसरों को सिखा के घर आते थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको बोलूं भाई कुछ सिखा दीजिए। तो उनकी कोरियोग्राफीज में नाच नाच के, या महाराज जी की कोरियोग्राफीज में नाच नाच के, जितनी भी उड़ंतू चीजें हैं हमारी, कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी अगर आप जाएं तो आपको दिखेगा मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ऐसे ही लोगों को दे देता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व है। इट्स मोर देन अ जॉब, आई एम नॉट अ टीचर। मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है इस लीनियज से होने के नाते। वो सारी चीजों की समझ मुझे ये देखा सीखा परीक्षा से ही मिली है। आई सॉ, आई ऑब्जर्व्ड, आई अटेंड, सिंपल। जी। अभी आपने बात बोली कि हमारे डीएनए में नृत्य है। जी। जब स्कूल में जाते हैं तब आपका कैसा एनवायरनमेंट था? बाकी बच्चों का आपके लिए क्या इमेज होता था? एक घराने से आ रहे हैं, एक लेगेसी है, तो जी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे कहानी बड़ी उल्टी है। देखिए, स्कूल जो शब्द है मुझे कभी पसंद नहीं आया, हम्म, कभी नहीं भाया। आई वोंट से आई वॉज बैड एट एकेडमिक्स, बट आई वॉज एब्सोल्युटली एवरेज इन एकेडमिक्स। मतलब एग्रीगेट 70% आ गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग लाइफ ऐसे ही निकाली है। 12th में थोड़ी सी मेहनत की थी तो थोड़ा बढ़ गया था, बट बाकी मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही। एंड आई केप्ट सच अ लो प्रोफाइल इन माई स्कूल। मैंने अपने स्कूल में किसी को जाहिर ही नहीं किया कि मेरी लीनियज क्या है या मेरी फैमिली क्या है। किसी को नहीं बताया, मेरे दोस्तों तक को नहीं उस तरीके से पता था, या उस चीज को मैंने बढ़ाया चढ़ाया नहीं कि लोग मुझे उस नजरिए से देखना शुरू कर दें। भाई, आई कुड हैव मेड इट माई आइडेंटिटी, आई कुड हैव बीन द कल्चरल हेड इन माई स्कूल, एंड वो मुझे करने से कोई रोक भी नहीं सकता था। मेरे जैसी शायद लेगेसी बहुत कम लोगों को मिलती है। धरोहर में आके परोस दिया गया मेरे सामने, ये थाली परोसी गई है मेरे सामने, बट मैंने ये किसी को जाहिर नहीं होने दिया अपने स्कूल में। आई थिंक बचपन में मॉम डैड के उसमें ज्यादा चलता था ये कि कृष्ण बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो स्कूल की फोटोज, जो एक फोटो एल्बम होती है हमारी, उस स्कूल की फोटोज में फिर भी हमें दिख जाता है वो चीज कि मैं कभी कृष्ण बना हूं, कभी कुछ बना हूं, कभी कुछ बना हूं। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अगर आप मेरी मेमोरी जॉग करने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में आपने क्या क्या अपीयरेंसेस दिए, स्कूल में आपने, मैंने कोई अपीयरेंस नहीं दिया अपनी तरफ से। आई थिंक जब से मुझे होश संभाला है मैंने कुछ नहीं दिया है। And the only reason being was, I think personally I was not very sure about myself. यहां मेरे स्ट्रगल्स की बात है। जो चीज, जो कला जिसको मैं आज शायद इतना प्रेम करता हूं, उसको अपने जीवन की डेफिनेशन मानता हूं, और मैं बोलता हूं कि इसके अलावा जीवन में दूसरी तरफ देखने की ना मेरे पास फुर्सत है ना जरूरत, इसको ठेंगे पे लेके रखा हुआ था फॉर माई एंटायर स्कूलिंग लाइफ। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट विद माई वर्क। मैं किस मुंह से बोलूं मैं महाराज जी? क्यों भाई? कैसे?
किस मुंह से? कोई अलग से प्रतिभा है मेरे अंदर? नहीं। घर में क्लास होती थी, मेरी मदर भी महाराज जी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। घर में क्लास होती थी, क्लास होती है, मैं भाग गया। जिस दिन मुझे पता चले आज घर पे क्लास है, कुछ लोग आने वाले, मैं भाग जाता था। कौन मुझे भगा रहा है, क्यों मुझे भगा रहा है, भाग्य मुझे भगा रहा है या मेरी अपनी आलस्य है जो मुझे भगा रहा है, क्या भगा रहा है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो भगा रहा था मुझे वहां से। और ये इतना लंबा चला कि अच्छा, माय पेरेंट्स आर दीज पीपल जो आपके मुंह पे कभी नहीं बताएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है आपके ऊपर, पेरेंट्स आजकल बहुत जैसे प्रेशर डालते हैं। पर्सनली मैंने देखा है बच्चों के, इनकी जॉगिंग क्लास है, इसके बाद इनकी आर्ट क्लास है, इसके बाद इनको कराटे जाना है, फिर इनको स्विमिंग करना है। माय गुड, मतलब बच्चा है कि क्या है भाई, क्या बना के रखा हुआ है आपने उनको? ठीक है, उसी में बीच में कथक क्लास भी है। मैं तो कहता हूँ जो कथक कर रहे हैं, इट इज लाइक डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जामिनेशंस। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जामिनेशंस, आप अपने रिश्तेदारों को भी आप याद नहीं करते हो। आपके पास वो समय नहीं है कि आप अपने रिलेशंस को भी याद करो। कथक इज सेम, आपका साठ गांठ आपकी शादी हो जाती है इसके साथ। इट्स लाइक अ वाइफ और अ हस्बैंड, वट एवर यू आर। ये तो वो है, सीए कर रहे हो कुछ नहीं वैसा जिंदगी में। और तुझे और आप जो हो लगा धाए 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 धाए, पता नहीं कितनी सारी चीजें बच्चों को आपने डाल दिया, बिकॉज यू आर टेकिंग कथक एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। फॉर अस, हमारे लिए तो पूजा है, हमारे लिए तो हमारे सब कुछ है, हमारे लिए डिफाइनिंग एवरीथिंग दैट वी हैव। सो ये चीज मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज के बेंच पे बैठा हुआ था और एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, एंड आई वाज सिटिंग लाइक दिस। हरे रंग की बेंच थी, होती है, और मैंने बस इस तरीके से ऊपर देखा। आई लुक टुवर्ड्स द स्काई, और मेरे अंदर एक आवाज कह लीजिए, कॉलिंग कह लीजिए, डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, मुझे नहीं पता, इट्स इनएक्सप्लिकेबल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आवाज आई कि त्रिभुवन, तुम और किसी चीज में अच्छे नहीं हो सिवाय इसके। तुम बैठे हो यहाँ पे कॉलेज में, इंग्लिश ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट हूं, कर लो, पर तुम, इतनी लंबी कहानी नहीं आई मन के अंदर, सिर्फ एक लाइन, ये लाइन आई सिर्फ मेरे अंदर, दैट यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग एल्स बट दिस। एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। 2010 की बात मैं कर रहा हूं, जिस समय तक मेरी उम्र के डांसर्स अपना सो कॉल्ड करियर बना चुके होते हैं, ऑलरेडी विख्यात होने लगते हैं, लोग ऑलरेडी उनको जानते हैं, वो जगह जगह जाके अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुके होते हैं। तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे अंदर से ये नहीं बोला, कि पीठ पीछे बात करते थे, अरे ये क्या करेगा, बट मेरे सामने मेरे मुंह पे कभी नहीं बोला। मैं अपने स्कूल बैंड में था, स्कूल में बैठ के बैंड प्रैक्टिस हो रही है, लीड गिटारिस्ट है, मैं लगा हुआ अपना लगा हुआ हूँ मैं गिटारिस्ट बनने में, मेटल सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, वो सुन रहा हूँ, क्लासिकल छोड़ के सब सुन रहा हूँ। क्यों विरक्ति थी, क्या विरक्ति थी, क्या रिजर्वेशंस थे, आई डोंट नो। उसको मैं अपना रिबेलियस एज बोलता हूँ, रिबेलियस एज थी मेरी वो। बट जब सूझबूझ आई, समझ आई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो मैं अपने घर पहुंचा और मैंने उसी दिन अपनी मदर को बोला कि माँ मुझे नाचना है, मैं नाचूंगा। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली मुझे, बेटा यू आर लेट, आपको देर हो गई। अब आप सोचिए कॉलेज फर्स्ट ईयर में कैसी आपकी मनस्थिति होती है, यू लाइक आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, वैसा वाला होता है। आप ऐसे घुसते हो कॉलेज में, स्कूल खत्म हुआ, ये अब तो मैं यूथ। वहां पे आपको घर आके जिस चीज को आपको लग रहा है कि आप उसको अपनी जिंदगी बना लेंगे, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको लाइन मिली, वो ये मिली कि बेटा आप लेट हो गए। एंड इट वॉज सेड इन द मोस्ट हम्बलिंग वे। नेगेटिव नहीं था उसमें कुछ, बट शायद मेरे पेरेंट्स के भी मन में ये आस बहुत सालों से थी कि ये कब आएगा, ये कब बोलेगा कि इसको करना है। जब बोला तब उन्होंने मुझे अवगत कराया, दैट अवगत कराना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझे समय से अवगत करा दिया, टाइम, द पावर ऑफ टाइम। बेटा देर हो गई।
चलिए, आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट, कोई बात नहीं, देर हो गई तो क्या हुआ। 3 साल हमने महाराज जी के लिए भी यही सुना है बाय द वे, कि महाराज जी वैसे तो उनका कर्ण कर्ण जीवन 24/7 मैंने आपको बताया कि वो कैसे रहते थे, उसी में इमर्स्ड रहते थे। बट महाराज जी खुद ही बताते कि मैंने अपने जीवन के 3 साल इस तरीके से आर्ट को, कथक को दिया है कि उसके बाद फिर मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओनली ट्यूनिंग वॉज इनफ। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है, आप सरोद, सितार, कुछ भी ले लीजिए, कैसे बनाया जाता है? लकड़ी लाई जाती है, लकड़ी को काटा जाता है, उस सांचे की तरह बनाया जाता है, मेम्ब्रेन बनता है, पूड़ी बनती है, धागा लगता है, बद्दी लगती है, गट्टे लगते हैं, तब जाके एक तबला क्रिएट होता है। कितना मुश्किल प्रोसेस है। इफ यू कंसिडर इट टू बी अ लिविंग बीइंग, उसको अगर आप जागृत समझें कि वो अलाइव है, तो सोचिए उस पर क्या क्या बीती। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है उसको बनना। उसके बाद की जर्नी तबले की क्या है? जहां बजना है, ठम 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 ठम, रेडी टू प्ले एनीवेयर। नाउ इट डजंट हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी अगेन। उस जर्नी के थ्रू नहीं जाना उसको अब फिर से। डांसर की जर्नी बिल्कुल ऐसी है। महाराज जी की जर्नी भी वैसी ही रही है और मेरी भी जर्नी वैसी ही रही है। 3 साल में हमारे लिए, हम डांसर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? हमारा शरीर। इसी को बनाना है, इसी को ट्यून करना है, इसी को ठीक करना है। तो महाराज जी ने 3 साल में अपने आप को बना लिया। उसके बाद से पूरे जीवन उन्होंने अपने आप को ट्यून किया। 2010 से 2013 में मैंने अपने आप को बना लिया, जो कि आई पर्सनली फील, क्योंकि जिस तरीके की मैंने मेहनत की, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जब मुझे बताया गया कि मैं लेट हो गया हूं, तो उसको जो कवर अप करने के लिए, हम कहते हैं ना, ट्रेन अगर पूरे दिन लेट चल रही होती है, अरे बड़ी लेट चल रही है, हम बोलते हैं ना रात में कवर अप कर लेगी, क्योंकि रात को ट्रेन को सिग्नल जरा फटाफट मिलता है, सुबह अरे वाह यार ऑन टाइम पहुंच गई। तो ये ऑन टाइम पहुंचने का जो सिस्टम है, ये मैंने उस 3 साल में हासिल किया। 6 घंटा, 8 घंटा घुंघरू बांधे बांधे, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, झोंक दिया मैंने अपने आप को उसमें, और कुछ नहीं सोचा, झोंक दिया। और 3 साल के बाद मैं ग्रेजुएट भी हो गया और मुझे नाचना भी आ गया। इसमें बहुत कारण, उसमें बहुत सारा रीजन है इस लेगेसी का या महाराज जी के इंस्पिरेशन का। कि जब मैं उसमें उस रिसर्च में और अपने खुद की सर्च में जब मैं घुसा हूं, तो मुझे बहुत कुछ अपने आप में सीखने को मिला। एक बार को मैं बोलूंगा कि ईश्वर के भी बड़े अच्छे प्यारे दर्शन हुए मुझे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक बार जीवन में, एक बार मैंने कृष्ण को साक्षात देखा है। वो एक्सपीरियंस तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे घर में कहते हैं कि वरदान है हमारे घर में, बड़ी लंबी कहानी है, बट वरदान है कि जिंदगी में एक बार कृष्ण आपको साक्षात दर्शन जरूर देंगे। दर्शन मैं ले चुका हूं। तो वहां से हमारी जर्नी चली 3 साल। 2013 में खत्म हुआ। 2014 में मैंने अपना पहला सोलो कॉन्सर्ट से लेके ट्रैवलिंग कॉन्सर्ट से लेके ये वो, मतलब सिर्फ कोरियोग्राफीज नहीं, बीइंग प्रेजेंटेड एज सोलोइस्ट, अपनी जर्नी शुरू की 2014 से। ये 2025 चल रहा है, तो लगभग मैं मानता हूं कि मेरा करियर मात्र 11 साल का है। और मैं ये भी बड़ा खुशी से कहता हूं कि उस 3 साल में मैंने शायद 15-16 साल का जो भी नेग्लेक्ट था, उसको मैंने कवर किया। ये मेरी कहानी है। अभी हमने बात की म्यूजिक की, मेटल म्यूजिक आप सुना करते थे, जी। आप एक म्यूजिक में भी आपको इंटरेस्ट है, वो कैसे आप कैरी कर रहे हैं अभी, और क्या नयापन आप लेके आ रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, म्यूजिक इज मोर देन अ हॉबी टू मी। हमने हमेशा महाराज जी से सुना है कि एक कलाकार को बहुमुखी होना चाहिए ना। व्हाट इज दिस बहुमुखी? वो भी उन्हीं से समझा है। बहुमुखी में उन्होंने कहा कि अगर नृत्य करते हो, जो कि हमारा मेन लीनियज है, नृत्य करते हो, तो सिर्फ नृत्य के बारे में मत सोचो। देर आर सो मेनी एवेन्यूज। कनॉट प्लेस है ना, बीच में पालिका है। अगर कथक पालिका है तो यू नो हाउ मेनी एवेन्यूज आर गोइंग आउट।
वेंचर इनटू एवरीवन, हर जगह जाओ, हर जगह को समझो, गायन को समझो, रागों को समझो, सीखो, आरो अवरो, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट म्यूजिक फॉर डांस, प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। आप लिटरली मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ाइए, 10-15 मिनट मुझे उसके साथ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के दे दूंगा आपको, फॉर श्योर। दिस इज कमिंग फ्रॉम महाराज जी। वही सरोद पे तबला वाला सिस्टम, कुछ नया साउंड निकाल देना। महाराज जी को आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, कुछ समय में वो आपको कुछ डिसेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मजाकबाजी, डिसेंट आपको कुछ भी सुना के उसमें दिखा देंगे। परकशन के तो जो, क्योंकि लयकारी उनके यहां पर, उनके रगों में लयकारी दौड़ रही है, तो परकशन, नाल उनकी फेवरेट थी। नाल ढोलक से थोड़ी अलग होती है, बट द साउंड इज लगभग सेम, थोड़ी और मीठी होती है नाल। तो उस नाल को जो महाराज जी बजाते थे, उनका हाथ उस नाल पे और उस बाएं पे जो उनका चलता था। बट महाराज जी को आप कुछ भी दे दीजिए, उनसे गाना गवा लीजिए, उनसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजवा लीजिए, उनको नाच का तो खैर क्या ही बोले हम। इफ वी फोकस इन तीन चीजों से, इन तीन विधाओं से संगीत क्रिएट होता है। वी नो संगीत मीन्स गायन, वादन, नृत्य। ये तीन विधाएं जहां मिलती है, वहां पे संगीत कंप्लीट होता है। एन आर्टिस्ट इज कंप्लीट। महाराज जी वॉज कंप्लीट। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीट। इसलिए मैं हर जगह पे हाथ पैर मारता हूं। म्यूजिक है, ले लो। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ले लो। स्ट्रिंग हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे घर पे फ्लूट भी मिलेगी। मेरे घर पे आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम पे सरोद, गिटार, सितार सब मिलेगा। तानपुरा मिलेगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको। आप परकसिव वो करोगे तो तबले, पखावत से लेके जंबे, काहोन सब मिलेगा। अगर मैं इस समय एंसेम्बल करूं, मैं शोरूम खोल सकता हूं। मेरे घर पे इतने इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे घर पे। क्यों है? क्योंकि कब किस चीज का मूड हो जाए, मैं अपने मूड से ड्राइव करता हूं अपने आप को। कल डफ बाहर निकला हुआ था, दिन तड़ाक दिन, दिन तड़ाक दिन, दिन तड़ाक दिन, मजा आ रहा है सुनने में। पापा को बोल भी रहा हूं, यार इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स घर पे हो रही हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, कभी कभी इनको भी ट्राई कर लेना चाहिए। शुड ट्राई समथिंग न्यू। समथिंग न्यू इज द कीवर्ड हियर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद द एंटायर म्यूजिक सीन ऑफ कथक। मुझे ऐसा लगता है कि कथक का म्यूजिक फिलहाल बड़ा घिसा पिटा चल रहा है। वही टन टन टन, वही पुम पुम, वही फ्लूट, वही गाना, वही सब कुछ। मेरा कथक में कुछ रेवोल्यूशनरी करने के अलावा, जो अगर आप बोलोगी व्हाट्स मे बी सेकेंडरी गोल फॉर यू, दिस इज माय सेकेंडरी गोल। रेवोल्यूशनाइजिंग म्यूजिक फॉर कथक। म्यूजिक जब बजे तो वो अपने में मुकम्मल हो, किसी को उस पर नाचने की जरूरत ना हो। आप जैसे आप गाने सुनते हैं, वी कैन टॉक अबाउट आवर फेवरेट सॉन्ग्स। आप जब गाने को सुनते हो तो आपको क्या लगता है? आपको कुछ और करने की जरूरत लगती है, महसूस होती है? नहीं, बिकॉज आप इतने इमर्स्ड हो उस सुर में, उस मेलेडी में आप इमर्स्ड हो। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बैठ के गाने सुनने। कथक का म्यूजिक जब तक उस पर नाचा ना जाए तब तक बड़ा बोरिंग साउंड करता है कान में। वही नगमा टा 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 टा, उसी पे चीजें बजी जा रही। तो स्टैंड अलोन अगर मैं बोलूं, स्टैंड अलोन म्यूजिक फॉर कथक, इट्स वेरी नॉट अप टू द मार्क बेसिकली, मेरी नजरिए से। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ मेरा नजरिया है। शास्त्रीय पने को नहीं छोड़ना। मैं एक ट्रेडिशनलिस्ट हूं, मैं एक प्योरिस्ट हूं। मुझे तो खुद ही बर्दाश्त नहीं होता जब अन्य इम्प्योरिटीज सॉल्ट एंड पेपर की तरह कथक में या उसके किसी भी रिलेटेड आसपास भी छिड़क दी जाती हैं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बट मैंने महाराज जी से और अपने पिताजी से यही सीखा है, कथक की एक गरिमा है। इट इज शास्त्रीय नृत्य फॉर अ रीजन। शास्त्रीय है, उसकी गरिमा है, हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। बट डज इट लिमिट अस? जीरो लिमिटेशंस। आप कथक के सराउंडिंग में रहते रहते भी वो सब दिखा सकते हो जो आज के मॉडर्न जमाने में कहा जाता है, भाई मॉडर्न टॉपिक्स, कंटेम्पररी टॉपिक्स जिसको बोला जाता है। इन आई थिंक 1997 और समथिंग, मैं शायद 6-7 साल का रहूंगा उस दौरान, तो
मेरे पिताजी ने एक बैले बनाया, डांस ड्रामा. He called it Chetna. Chetna means awareness. Awareness about what? The entire ballet, जिसका म्यूजिक प्योर कथक स्टाइल में, जिसमें एक कंटेम्पररी लाइटिंग मूवमेंट कुछ नहीं, प्योर ट्रेडिशनल कथक डांस में एड्स अवेयरनेस जैसी एक आधुनिक सोच को दिखा देना, दैट्स व्हाट ही अचीव्ड. एंड आई हैव सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स. मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को महाराज जी ने इस तरीके से दिखा दिया, मेरे पिताजी ने भी इस तरीके से दिखा दिया कि मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई कि टू शो मॉडर्न टेक्निक्स यू डोंट हैव टू बी मॉडर्न. एक थॉट है, एंड कथक की वोकैबुलरी, आप बस उसमें मेहनत नहीं करना चाह रहे हो शायद, या आप उतना डीप जाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि डीप जाने में समय लगता है. लोगों के पास आज समय नहीं है. टेस्ट क्रिकेट 5 दिन, घट के ओडीआई 50, घट के T20, बहुत जल्दी आपको T10 भी नजर आएगा. क्योंकि लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट, पहले पूरी फिल्म देखनी पड़ती थी, फिर छोटे छोटे सीरीज हो गई, अब ये इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट्स, 30 सेकेंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तड़का मारा, वाह बड़ा मजा आया, नेक्स्ट. अटेंशन स्पैन लोगों का कम होता जा रहा है. हमको वो रियलाइज होता है कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम होता जा रहा है. सो हाउ टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स, कैसे काउंटर करें? एक जमाने में महाराज जी खुद ही बताते हैं, अभी हम स्टेज पे चढ़े, हम 4 घंटे नाच गए. आज के दुनिया में 4 घंटे की तो कथक की इवनिंग भी नहीं होती, 1.5 घंटे की होती है मैक्सिमम. 1.5 घंटा, 2 घंटे तक आते आते खुद सर पीट रही होती है ऑडियंस. अरे कब खत्म होगा, जाना है, डिनर करना है, ये चलता है दिमाग में एज एन ऑडियंस लोगों के, चाहे कितना भी अच्छा कुछ चल रहा हो. क्योंकि अटेंशन स्पैन जा चुका है, लोगों के पास से समय जा चुका है आर्ट्स को समझने का, उसकी रूह को समझने का, उसको गहन तरीके से अपने अंदर इम्बाइब कर लेने का, और उसको अपनी आत्मा तक पहुंचाने का सेंस जा चुका है. अब बाहरी आवरण की तरह है आर्ट, इट्स लाइक द स्किन, बाहरी आवरण है, लाया वो यूवी रेस की तरह टकराया, सनस्क्रीन लगाया तो वापस चला गया, वैसा. तो माई थॉट एंड थिंकिंग इज कि कथक के हर एस्पेक्ट में घुसो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनो. इट्स इंपॉर्टेंट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. यू हैव टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सिर्फ नाचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ म्यूजिक करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा लेने से कुछ नहीं होगा. आज का जमाना वैसा नहीं, इट्स वेरी अनफॉरगिविंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स, जहां लोग, आप यहां नाच रहे हो और सामने लोग ऐसे बैठे हुए ऑडियंस में, दे आर काउंटिंग, दे आर लर्निंग, दे आर लिसनिंग. आज कोई नहीं उस तरीके का. लेमन आते हैं देखने के लिए, एंजॉय करते हैं, शायद फेशियल एक्सप्रेशन एंजॉय करें, शायद डांसर की एनर्जी को एंजॉय करें, शेयर एनर्जी, मजा आ गया, 50 चक्कर, अरे वाह मजा आ गया, शेयर एनर्जी. हमारा डांस फॉर्म इससे बहुत बियॉन्ड है. इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ रिलीजन, बहुत बियॉन्ड है. बट वहां तक जर्नी कौन करे? क्योंकि उसके लिए समय लगता है. समय तो सब्जी भाजी लाने में निकल गया सारा. यू नो व्हाट आई मीन बाय सब्जी भाजी? डेली लाइफ हैंडल करते करते निकल गया. मैं वहां से आया, मैं यहां फंस गया, मैं वहां से आया, मैं यहां फंस गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया. बट पुराने आर्टिस्ट्स इस तरीके से नहीं हार्ड वायर्ड थे, उनकी हार्ड वायरिंग अलग थी, और उनको सुनने वाले लोग भी अलग थे. वो ऐसे सुनते थे कि जज्ब कर जाए उस चीज को, आर्टिस्ट को जज्ब कर जाए, और आर्टिस्ट भी धड़ाके से अपना पूरा जितना हो सकता है वो दिखाता था. आज मौका कहाँ है उस तरीके का? ऐसी हमारे घर की एक बड़ी यूपी की वो है अलर पट्टू, जिसको बोलते हैं. इतनी अलर पट्टू बातें सुनने में आती हैं आजकल, हमारे फ्रेटर्निटी में होती हुई. क्या आपको लगता है कि इट्स कम डाउन टू दिस? ये क्या हो रहा है? कहाँ चले गए वो लोग? समय के साथ चले गए, गॉन विद द विंड. अब हम जैसे लोग जो उस तरीके की सोच रखते हैं बट आज पैदा हुए हैं, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है.
आपको समझ नहीं आता है कि इनकी वेवलेंथ मुझसे मैच करेगी कि नहीं। और मैं तो वैसा हूं कि जिनसे वेवलेंथ मेरी मैच नहीं करती ना, मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं उठ के चल दूंगा, मेरा वैसा वाला सिस्टम है। कलाकार के साथ थोड़ा सा पागलपन, हम कहते हैं कि हर कलाकार में थोड़ा पागलपन होता है, तो मैं फिर उस केस में मैं फिर पागल भी हूँ। इट हैज कम आउट एज एरोगेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। त्रिभुवन महाराज इज वेरी एरोगेंट। क्यों? क्योंकि हम बैठे थे, आके उसने पैर नहीं छुआ। आई एम इंट्रोवर्ट ऑल्सो। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मेरा जो धड़का है ना, ये या तो इस माइक के सामने, ये माइक लगता है मेरा धड़का खुल जाता है। अब ये शायद स्टेज पे लगा हो तो भी स्टेज पे भी धड़का खुल जाएगा, स्टेज पे मैं रह जाऊं या ऐसे माइक के सामने मैं रह जाऊं। पर अगर आप मुझे बोले कि फलाना हैज कम टू मीट यू, तो मेरा द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू गो इनसाइड अ रूम एंड लॉक द रूम, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। अंदर ही अंदर रहता हूँ। जर्नी इतनी अंदर की, अंदरूनी जर्नी इतनी ज्यादा चल रही है मेरी कि बाहर की दुनिया से थोड़ा सा मैं विपरीत ही रहता हूँ भैया। थैंक यू। इसीलिए मैं सोशल मीडिया से भी बहुत सालों तक अवे रहा हूँ। अभी भी मेरी वाइफ के कहने पे मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वो किया कि भाई आई नो दैट यू आर हैविंग अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई एम बिजी फॉर एवरी सेकेंड। मैं इस समय अपना काम अगर लॉग करने पे आऊं तो मेरे पास बैठने का समय नहीं है। पर लोगों को मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। 100 से ऊपर कथक के ट्रैक्स बना चुका हूं, उस तरीके के, उस कैलिबर के। बट वो चल रहे हैं, इस दुनिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि वो मैंने बनाए। बट आई हैव स्टार्टेड दैट रेवोल्यूशन। मैं उसको शुरू कर चुका हूं और मैं उसको कंटिन्यू रखने वाला हूं। जो चीजें देखिए, वन थिंग हैज कम आउट वेरी ऑसम, बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है। जो चीज से मैं विरक्ति मैंने कर दी थी, इसकी किसकी, क्लासिकलनेस की। मेटल सुन रहे हैं, हेवी मेटल सुन रहे हैं, आई एम लिसनिंग। लोग हैवी मेटल मेटल सुन बोल रहे हैं उसको। वो जो ड्रम पे बजा रहा है बंदा, उसमें मुझे तिश्र जाति, चतुश्र जाति, खंड जाति, मिश्र जाति सब बजा रहा है वो। मुझे मजा आ रहा है सुनने में, क्योंकि इट्स समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, इट्स इन माई डीएनए। वो जा रहा है उस तरीके से, तो मैं तो वो सुन रहा हूं। अब उसके पीछे वो क्या चिल्ला रहा है मुझे आज, इफ यू आस्क मी द लिरिक्स, वो एंटी क्राइस्ट और फलाना पता नहीं क्या क्या वो लोग बोलते रहते थे, सैटानिक वर्सेस एंड पता नहीं क्या। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो सुन ही नहीं रहा हूं। मैं म्यूजिक सुन रहा हूं जो वो बहुत अच्छा बनाते हैं, दीज नॉर्वेजियन प्लेयर्स एंड फलाना ढिमकाना। एंड आई हैव लिसन्ड, सिर्फ वो नहीं कि मेटल, एंड आई हैव लिसन्ड टू वर्ल्ड म्यूजिक। व्हाट इज वर्ल्ड म्यूजिक? ईच एंड एवरीथिंग, एवरी क्रिएटर दैट हैज ऑफर, जिसने म्यूजिक ऑफर किया है, मैं सब सुन रहा हूं। कोई स्ट्रीट पे बैठ के कुछ बजा रहा है, मैं वो भी सुन रहा हूं। कोई 5,000 लोगों की सिंफनी के साथ कुछ बजा रहा है, मैं वो भी सुन रहा हूं। मैंने सब सुना है। एंड व्हाट गुड इट हैज डन टू मी, इट हैज गिवन मी एन ईयर फॉर गुड म्यूजिक, अंडरस्टैंडिंग गुड म्यूजिक। उसने मुझे वो कान दे दिए। अब जब कथक का एक ऑर्थोडॉक्स म्यूजिक बजता है ना, तो मुझे उसके पीछे की बैकग्राउंड लेयरिंग सुनाई देती है। यहां पे ये डाल दो, यहां पे ये डाल दो, यहां पे वो डाल दो। अब मेरे उसमें आप म्यूजिक सुनोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्लासिकल से थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट है, बट उसके पीछे ड्रम से लेके, स्नेयर से लेके, इलेक्ट्रिक गिटार से लेके, बेस गिटार से लेके सब बज रहा होता है। बट आई हैव फाउंड अ वे कि उसको इस तरीके से अमेलगमेट करो कि वो हो भी रहा है, रिच भी हो रहा है, कमाल का सुनाई दे रहा है, स्टैंड अलोन म्यूजिक बन रहा है, ऐसा लग रहा है किसी का फ्लैगशिप म्यूजिक है, वो भी चल रहा है। बट उसमें एक ट्रेडिशनलिज्म भी है, वो खो ही नहीं, वो वहीं की वहीं बरकरार है। कोई इस पे आके गणेश वंदना भी नाच सकता है, कोई इस पे आके ये भी कर सकता है। वक्रतुंड महाकाय कोई मैं आपको इस तरीके से सुना के दिखा सकता हूं कि वो क्या, मतलब क्या निकल कर आ गया नहीं पता। सो दैट हैज बीन माई म्यूजिकल जर्नी। मैंने ये देखा कि एक ऑर्थोडॉक्स म्यूजिक को किस तरीके से बैकग्राउंड लेयरिंग, फलान ढिमकान लगा लगा के, ये जो जितने भी काहोन, जेम्बे, ये वो जो भी एक्सपीरियंस हासिल हुआ मुझे वर्ल्ड म्यूजिक सुनने से, मैंने उसमें डाल दिया। ये रहा है मेरा। तो अभी हमने बात की कि आप क्या नया कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कथक को मॉडर्नाइज कर रहे हैं कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप अपनी लेगेसी आज से 30 साल बाद जब आप या बैठेंगे सोचेंगे, तो क्या लेगेसी आप छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं आई थिंक मेरी लेगेसी में, हम हमेशा कहते हैं कि महाराज जी अपने जीवन काल में
इतना काम कर गए, सोचो कितना काम कर गए होंगे, कि कुछ नया सोचना, जैसे आप बोलते हो कि यार ये कुछ नया सोचा है, महाराज जी का कुछ ना कुछ पॉपअप हो जाता है जो विच इज सिमिलर। ही हैज डन दैट मच वर्क इन लाइफ, उन्होंने उतना काम कर लिया है। इजाद छोड़ा नहीं उन्होंने कुछ हम लोग को इजाद करने के लिए। बट यहां पर अगर एक चीज पे फोकस किया जाए तो कथक डांस वॉज अ वेरी राइट प्रधान डांस। सारे सम राइट को जा रहे हैं, कुछ डीटीज को दिखाना है तो भी आप राइट पे ही दिखा रहे हो, क्योंकि हम राइट को एक प्योर अंग मानते हैं। माई फादर वॉज अ लेफ्टी, माई फादर इज अ लेफ्टी। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी जब देखो डा 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 घूम के राइट, डा 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 घूम के राइट, उन्होंने पकड़ा घूम के लेफ्ट, क्योंकि ही वॉज अ लेफ्टी। अब वो उन्होंने डांस में लेफ्ट अंग को इतना सुंदर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि उसके पहले सारे सब जितने मूवमेंट्स हो रहे जो हो रहे सब राइट राइट का फेरा है, एवरीथिंग इज राइट। बट जैसे हम कहते हैं फुटबॉलर्स जो फुटबॉल खेलते हैं, उनके दोनों पैरों में किक मारने की बराबर स्ट्रेंथ होती है, नो मैटर वो राइटी हैं या लेफ्टी हैं। वो जितना अच्छा राइट से करते हैं उतनी ही प्रोफिशिएंटली वो लेफ्ट से भी किक कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं, बिकॉज इट्स देयर रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से कथक भी एक अंगी नहीं हो सकता कि दाएं को पकड़ लिया तो सब कुछ दाएं से ही चल रहा है। उन्होंने बाएं अंग पे ध्यान दिया। आई थिंक इन हिज लाइफ ही हैज क्रिएटेड सच अ बिग स्पेस फॉर लेफ्ट टू बी इक्वली यूज्ड एज राइट। जो राइट से चल रहा है वही लेफ्ट से चल रहा है। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, जब अपने बच्चों को सिखाता हूँ तो एक मूवमेंट करके दिखाता हूँ राइट से, वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसी में थक जाते हैं, उसी में बोलते हैं अरे ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ये जो किया ना, यही चीज लेफ्ट से करनी है। और फिर उनकी शक्लें देखने लायक होती हैं, बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट देयर लेफ्ट पार्ट इज अ लिटिल लूज, मतलब वो उतना अच्छे से आपको बॉडी देगी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देगी, स्पार्क चलेंगे नहीं बॉडी में, वो सच बात है। सो उनके अंडर ट्रेन होने का मेरे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, मेरे पिताजी के अंडर मुझे ट्रेन करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे LHS इक्वल टू RHS हो गया मेरे लिए। तो उन्होंने इस चीज को, मेरे पिताजी ने लेफ्ट अंग को बहुत अच्छा उन्होंने तैयार करवाया। उनके सारे बच्चों में वो देखने को मिलता है लेफ्ट अंग की तैयारी। मेरी तरफ से फ्रॉम माय एंड आई थिंक जितनी मैंने टेक्नोलॉजी को बहुत एम्ब्रेस किया, हर तरीके से गले लगाया। जो नया चीज़ आ रहा था, नया इजाद हो रहा है, सुनने में आ रहा है, दुनिया में ये निकल आया है, दुनिया में जैसे अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, लेटेस्ट इज AI। AI इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, कितनी जॉब्स खा गया AI, वो वी नो वर्ल्ड ओवर कितनी जॉब्स खा गया। अब सुनने में आया कि AI को आप इनपुट दे दीजिए, प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वो आपका म्यूजिक मिक्स कर देगा, वो आपको लिरिक्स बना के दे देगा, वो आपके लिए कुछ कितना कुछ करके दे देगा। तो अब मेरा वही है कि जो अपने दिमाग पे लोड है, उस लोड को थोड़ा हल्का किया जाए और AI को इसमें इंक्लूड किया जाए। दैट्स माय नेक्स्ट स्टेप। बट ओवरऑल अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरी लेगेसी 30 साल बाद क्या है, आई थिंक whoever is training with me, whoever is training under me, या मेरे से आगे आने वाली लेगेसी जो हैं मास्टर शिवांश महाराज मेरे बेटे, वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट होगा। कंप्लीट आर्टिस्ट, कंप्लीट आर्टिस्ट का मतलब वही है, महाराज जी को पेंट ब्रश दो, महाराज जी पेंटिंग कर रहे हैं, महाराज जी को गाना सुना दो, वो कर रहे हैं, सब सब एवरीथिंग। आई फील दैट ही विल बिकम अ कंप्लीट आर्टिस्ट, पूरी तरीके से संपूर्ण। जिस जगह हाथ मारेगा पारसमणि की तरह सोना हो जाएगा। ये मेरा सपना है इस लेगेसी को लेके, अपने बेटे को लेके नहीं, मेरा बेटा है इसलिए नहीं, इस लेगेसी को लेके। क्योंकि जो कहानी अब तक चलती आ रही है 1700 में शुरू हुई थी ईश्वरी प्रसाद जी से हमारी लीनिएज, दैट वी नो ऑफ। ईश्वरी प्रसाद जी भी कहीं से प्रकट थोड़ी ना हुए थे, वहां और भी कुछ चलते हुए आया होगा, बट एज वी नो कि ईश्वरी प्रसाद जी से वो चल के आ रही है 1700s। देयर इज सो मच बैगेज
जो इस घर में पैदा होता है ना, वो लिटरली इस घर के लिए पैदा होता है। उसके जीवन में ना और कुछ करने का ना समय, एंड टच वुड ही इज सो म्यूजिकली इंक्लाइंड ऑलरेडी। जैसे पूत के पांव पलने में दिखते हैं ना, ही इज ऑलरेडी सिंगिंग, आ बा बा, शब्द नहीं निकलते लेकिन ही गाना चलाने की वो। एंड मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पुरानी आत्मा है, कोई पुरानी आत्मा घूम कर आई है हमारे घर पे किसी की। पुराने गाने सुनता है, पुराने गाने सुन के सोता है, सब कुछ करता है। और उसके जो मैनरिज्म्स है ना, उससे मुझे बहुत चीज़ों पे यकीन हो जाता है कि ये आई थिंक उतना नालायक नहीं हुआ जितना मैं था। जैसा जो मैं अपने आप को मानता हूँ भाई, मैं बहुत फॉर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ में बड़ा अपने आप को नालायक ही मानता हूँ। जब चेते तब मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की भी की, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ी तब मैंने बहुत काम किया। बट आई थिंक डाउन द लाइन, सो मेनी ईयर्स लेटर, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर से, मेरे पिताजी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि घराना सिर्फ उनसे नहीं जो घर पे हमारे सीख रहे हैं, सॉरी जो घर पे हमारे पैदा हो रहे हैं। घराना सिर्फ उनसे नहीं जो हमारे घर पे पैदा हो रहे हैं। हाँ, उनसे नॉलेज डिस्पर्स हो रही है, यस, दैट्स अग्रीड। बट जो भी हमसे सीख रहा है, स्टूडेंट्स दैट आई एम ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स दैट माई फादर हैज़ ट्रेन, माई अंकल हैज़ ट्रेंड, मेरी बुआ ने जिनको ट्रेन किया, रागनी जिनको ट्रेन कर रही है, शिंजनी जिनको ट्रेन कर रही है, जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये सब उस लेगेसी का हिस्सा हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, मे बी अ हैंडफुल, बट ये उस लेगेसी का हिस्सा है, उस परंपरा का हिस्सा है ये लोग। इनको मैं अलग नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज दे आर नॉट बॉर्न इन ब्लड। ये अलग नहीं, इनके नाम से ही हमारे घराने का नाम होगा आगे जाके। यू नेवर नो, जिसको आप आज ट्रेन कर रहे हो, कल को वो पद्मश्री पद्म भूषण हो जाए, क्या पता। यू नेवर नो किसकी जर्नी किसको कहाँ लेके जाती है, कितना डीप लेके जाती है, कितना रिकग्निशन मिलता है। कितने सुंदर सुंदर आर्टिस्ट इस दुनिया में आए, पैदा हुए, गुमनामी में काम किया और गुमनामी में चले गए। कितने लोग हैं जिनको वो लाइमलाइट नहीं मिली बट टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। सो इन सब से मेरे पिताजी कहते कि हमारा घराना इन सब से है। तो आई रियली फील कि जितने लोगों को भी हमारे घर की या महाराज जी की शिक्षा पद्धति या प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा, जो चीज़ों जिनके अंडर वो ट्रेन हो रहे हैं, मेरे घर में किसी के भी, वो आगे जाके डाउन द लाइन इस लेगेसी को उसी तरीके से जीवित रखें। हमने एक बेंचमार्क बनाया है, महाराज जी बेंचमार्क हैं। उनसे पहले भी बहुत हमारे घर के पूर्वज सब यही कर रहे थे, बट महाराज जी वॉज अ रेवोल्यूशनरी पीस ऑफ दिस पजल। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पीस। जैसे कहते हैं ना, एक जब आप पजल को देखते हो, देयर इज वन स्पेसिफिक पीस जिसको लगाने के बाद आपको वो इमेज दिख जाती है। देन यू स्टार्ट फाइंडिंग, हाँ नहीं यही है, हाँ ये, बिकॉज यू स्टार्ट रैंडमली, आपने ये लगा दिया, अच्छा ये इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है, नथिंग इज क्लियर इन अ जिगजॉ, बट देयर इज वन पीस जिसको लगाते आपकी आंख स्पार्क होती हैं और आप देखते हो कि हाँ ये इमेज बन रही है। देन यू स्टार्ट फाइंडिंग पीसेस विच आर रेलेवेंट, फिर आप उसको लगाना शुरू करते हो। महाराज जी इज दैट पीस जहां से रेलेवेंस बढ़ गई हमारे पूरे उसकी। तो वो बेंचमार्क हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस शिक्षा पद्धति से, प्रणाली से, और जितनी शिद्दत से उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया इस नृत्य कला के लिए, कृष्ण के लिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, वो सरेंडर मेरे पिताजी भी करते आ रहे हैं। आई एम सीइंग हिम फॉर द एंटायर लाइफ, आई हैव सीन हिम डूइंग दिस ओनली। आई ऑल्सो प्लान टू डू द सेम। आई होप दैट शिवांश ऑल्सो प्लान्स टू डू द सेम। बट जो लोग इस पद्धति से जुड़े हैं मेरे साथ, वो भी यही करें, ताकि महाराज जी और उनका वर्जन ऑफ कथक मेरे जाने के बाद, सबके जाने के बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद भी जिंदा रहे, और उसी तरीके से जिंदा रहे। ये मेरा ख्वाब है, जिसके पहले इम्प्योरिटीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये मेरी इच्छा है। आप समझो, क्रिएटिविटी पे किसी का कोई रोक नहीं है, ठीक है? आपका दिमाग किस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, उस पे किसी का पकड़ नहीं है।
You can do whatever you want from whatever you have learned. You can use your knowledge as per your convenience. आपको या तो नॉलेज है, you can use it. You don't have the knowledge, you will be dumbfounded. आपको पता ही नहीं इस बारे में क्या करना है. लेकिन क्लासिकल, शास्त्रीय, जब इस तरह के शब्द जुड़ जाते हैं ना किसी भी चीज से, मे बी हम हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स की बात कर रहे हैं, या कर्नाटिक वोकल्स की बात कर रहे हैं, या हम डांस की बात कर रहे हैं, या तबला वादन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, जहां पर भी क्लासिकल शब्द जुड़ जाता है ना, वहां एक दायरा अपने आप बन जाता है. वो दायरा परंपरा का है, वो दायरा घरानों का है, वो दायरा आने वाली जो शिक्षा है, जो आती है, चलती चली आई है, वो उसका एक दायरा है. उसका उल्लंघन नहीं करते हुए आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना है. इसके देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, 2 आई हैव गिवन ऑलरेडी. चेतना जैसी चीज, ऐसी चीजें महाराज जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं इस तरीके के. एडिटिंग, फाइल कथा एडिटिंग, एक टेप रिकॉर्डर में फ्रंट रिवर्स गलत हो गया, इसको ठीक करो, कट, ये वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स. फाइल कथा, एक फाइल पियोन से लेके सीईओ तक कैसे जाती है, ब्राइबरी हो रही है, फेंकी जा रही है, वापस लाई जा रही है, पैसा भर दिया गया है. एक मॉडर्न चीज को आपने पकड़ा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ा है, लेकिन आप दिखा कैसे रहे हो उस दायरे में. सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग जो कथक अपने तरीके से अपनी शुद्धता को बरकरार रखते हुए एक्सप्रेस नहीं कर सकता. बस ये है कि दिमाग और समय बहुत लगता है. यू ट्रेन योर सेल्फ इनफ, समय कम हो जाएगा बिकॉज आपकी स्किल बढ़ गई है ना. जो प्रो पेंटर्स होते हैं, आज देम देयर फर्स्ट डे, आप जब पहले दिन आप कैनवस पे आए थे, कितने घंटे में आपसे एक केला बना था कि वो केला कायदे का दिखे, और आज आप वही केला उससे ज्यादा डिटेल में आप कितनी देर में बना लेते हैं. स्किल है, बढ़ाएंगे, तराशेंगे, बढ़ता जाएगा. समय कम लगता जाएगा आपको इन सारी चीज, यू टू कम अप विद सच आइडियाज एंड सच थिंग्स, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड द वर्ल्ड. आपने देख लिया सब कुछ. जब देख लिया तो यू ऑलवेज हैव इंस्पिरेशन जहां से आप ड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो. ले लो, फलान देखा था बड़ा अच्छा था, ले लिया, ले लिया. चीज धीरे 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 पूरा ग्राउंड वर्क बन जाता है एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग. तो कंटेम्प्रेरी की आड़ में कथक को मत बिगाड़ो, ये मेरी दरख्वास्त भी है. क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स. 4 मोमेंट कथक के डाल दोगे, उसको कथक बोल दोगे, उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या वेशभूषा पहनी है आपने, वेशभूषा, किताबें पढ़ेंगे ना पुरानी कथक की, तो उसमें मेकअप और वेशभूषा के बारे में देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू कैन रीड. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स कैन यू वेयर, कैसा आपको वो रखना है, अपना काया आपको कैसी रखनी है कथक नाचने के लिए. स्टेज का क्या एक डेकोरम है. मैंने स्टेज पे आर्टिस्ट्स को बहुत कैजुअल होते हुए देखा है और अच्छा नहीं लगता. वो कैजुअल पना विंग के बाहर करिए. आप कैजुअल बनिए, कोई दिक्कत नहीं कैजुअल बनने में, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप जैसा आपका ज्यादती जीवन है, आप वैसे ही स्कल्प्टेड हो, आप वैसे ही बनोगे. बट स्टेज का डेकोरम कुछ और है. ऑन स्टेज यू आर सम अदर पर्सोना. उस समय आप नहीं हो, उस समय आपका नाच है. यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू कथक. यू आर यूजिंग योर बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कथक. जैसे तबला बजाने के लिए तबला चाहिए, वैसे ही उस वक्त आपका धैर्य, पेशेंस, किस तरीके से आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, कितनी शालीनता से आप अपने म्यूजिशियन से बात करते हैं. म्यूजिशियंस को गाली देते हुए देखा है मैंने, डांसर्स को. कुछ गलत बज गया, अक्खड़ होते हैं, कुछ कह नहीं सकते. बट ये सारी चीज़ें दे डोंट कम अंडर you being classical. You are a classical artist. आपको at all times आपकी बदतमीजी में भी एक तमीज होती है. हमारे लखनऊ की आप बोलचाली भाषा ही आप सुन लेंगे ना, तो एकदम मलाई है, मुलायम है, तहजीब बहुत है. तो अगर किसी को जूते लगाने तो हम तहजीब से ही जूते लगाते हैं. बेइज्जती भी होती है,
पर तहजीब से होती है। आप बदतमीजी नहीं दिखा सकते। तो स्टेज पे आके कैजुअल हो जाना, स्टेज पे आके ट्रीटिंग स्टेज एज योर ड्राइंग रूम, वो बहुत गलत है, क्योंकि स्टेज की एक गरिमा है। स्टेज हम जैसों के लिए तो मंदिर है, वो एक प्रांगण है जहां पे मैं अपने देवताओं को खुश करता हूं अपने नृत्य से। इट इज अ प्लेस, इट इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर डांसर्स। उस तरीके से लीजिए तो अच्छा है। मंदिर में जो एक तमीज होती है ना आपकी, चप्पल उतारते हैं, आप बाहर जाते हैं, बदतमीज से बदतमीज इंसान भी यही करेगा। चप्पल उतारेगा, मत्था टेकेगा, अंदर जाएगा, घंटी बजाएगा, राम 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 सिया राम करेगा। वही चीज मेंटेन करनी है आपको स्टेज पे, उसकी गरिमा वही है। हम स्टेज पूजा, हर परफॉर्मेंस से पहले हम स्टेज पूजा करते हैं। वो स्टेज पूजा इसीलिए होती है, नारियल फोड़ा जाता है, अगरबत्ती की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, प्रसाद बढ़ता है स्टेज पूजा का। क्यों? बिकॉज वो मंदिर है। चप्पल जूता पहन के कभी कभी लोग, आई नो इट्स नॉट दैट इवेंट, अलग टाइप का इवेंट। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक अभी एक्सपीरियंस हुआ। आई हैड अ सेकंड, मेरा दूसरा टेड टॉक था अभी अजमेर में। सो वहाँ पे पीपल, जो भी टेक्निकल पीपल हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, फटाक से जूते के साथ चढ़ जाते हैं, जूते के साथ। अच्छा, और मुझे उसको यूज़ करना है, मुझे पता है कि मैं चढ़ूंगा तो मैं कुछ तो दिखाऊंगा करके। तो मेरे लिए वो होली स्टेज है, इट्स अ सीक्रेट स्पेस। तो जब जूता लेके लोग उस पर चढ़ रहे थे, तो मुझे अंदर से फील होता है जैसे मुझ पे कोई जूता लेके चढ़ गया हो। शायद मेरे अंदर के इंसान पे कोई जूता लेके चढ़ गया, मुझे ऐसा फील होता है व्हेन आई सी पीपल ऑन, टेक्निकल पीपल जो माइक सेट करते हैं, जो ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी भाई दीज थिंग्स जो स्टैटिक होता है, आपको कुछ फुटवेयर होना चाहिए आपके पास व्हेन यू आर हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट मन को कौन समझाए? मन ऐसा आवारा घोड़े की तरह भागता है कि मन को कौन समझाए उस चीज़ को। तो बड़ा बुरा लगता है। मैं टेड के 2 बार मैं चढ़ा हूँ, दोनों बार मैं चढ़ा। एक बार तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मैंने चप्पल उतार दी साइड, स्टेज पर ही, लेकिन मैंने कहीं साइड में जाके उतार दी। बिकॉज मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं जिस स्पेस में मैं खड़ा हो रहा हूँ उसमें मैं चप्पल लेके खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कथक की बात करने जा रहा हूँ। मैं चाहे एक जेस्चर ही उठा रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, जेस्चर उठा दिया मतलब अब मैं नाच रहा हूँ, मैं चप्पल नहीं पहन सकता। तो जब आप स्टेज को उस एस्टीम पर आप लेके चलते हो, वो जगह है आपके लिए, आपके मन में स्टेज की। वहां पर अगर आर्टिस्ट इस तरीके से बिहेव करे, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और आई डोंट थिंक इसको एक ऑर्थोडॉक्स सोच की कैटेगरी में डालना चाहिए। ये बेसिक मैनरिज्म है, बेसिक जेस्चर है, ठीक है। ये मतलब वही है, इट इज टेलिंग द एटिकेट्स। आपके अंदर कितने एटिकेट्स हैं किसी के सामने बैठने का, पब्लिक में बैठने का, पब्लिक से बात करने का, आपके अंदर कितने एटिकेट्स हैं? ये ना पैर चढ़ा के हाँ जी। इंसान को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। और जब मुझे कभी एक क्षण के लिए भी ऐसा फील होता है कि उड़ रहा हूं किसी काम पर, मुझे थोड़ा प्राउड हो गया कि यार ये गजब कर दिया मैंने, आता है, इंसान हूं, ये सब छूट गया तो बुद्ध बन जाऊंगा। जब वो आता है ना, तो आई जस्ट कंपेयर माई, आई एम अ स्पेस फैनेटिक, आई कंपेयर माई सेल्फ, माई एग्जिस्टेंस टू द साइज ऑफ दिस यूनिवर्स। देख लो, एक बार सोच लो सिर्फ उस बारे में, अब ब्रह्मांड के बारे में, फिर देखो आपकी क्या हैसियत है। यू नॉट इवन अ स्पेक ऑफ सैंड, एक धूल नहीं हो तुम। तो कोई जीवन में कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं हो सकती जिसके लिए आपको उड़ना चाहिए। अचीवमेंट है आपने कुछ दुनिया के लिए अच्छा किया है, लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को आप काम कर रहे हो, लोगों के साथ कुछ अच्छा प्रस्तुत कर रहे हो लोगों के सामने, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। हमने अपने जीवन में कितनी अप्रिसिएशन हासिल की है। स्टेज से उतरते ही लोग खड़े हुए हैं विंग में, नीचे जाओ ग्रीन रूम में खड़े हुए हैं। वो ले लीजिए, वो आपका खुराक है। एक कलाकार का ना खुराक है, इट्स फूड, जो पावर करता है, जो मोटिवेट करता है कि अगली बार इससे बेहतर। बट उसको लीजिए, अपने अंदर करिए, डाइजेस्ट करिए और बात वहां पर समाप्त करिए।
पेट की जगह दिल में चला गया ना तो अहंकार बन जाता है। और अगर महाराज जी जैसे इंसान को हमने देखा है कि अहंकार का अ भी उनके आसपास नहीं फटकता, ही इज अ सिंपल सिंपल मैन, what has he not achieved in life, but he is a simple humble man। तो हम कौन से तोप हैं कि हम किसी चीज पे वाह ये तो मैंने कमाल, नहीं। स्टे ग्राउंडेड, जमीन पे रहो। महाराज जी एक बड़ी अच्छी चीज बताते थे इससे रिलेटेड। जब आप एक पहाड़ चढ़ते हो, आपके बॉडी का कैसा स्टांस है जब आप पहाड़ चढ़ते हो? स्टाउच्ड, झुके हुए हो, ताकत लग रही है पहाड़ चढ़ने में क्योंकि इंक्लाइन है। देन यू रीच द टॉप, उतरते कैसे हो? पीछे होके। क्यों? ब्रेक मार रहे हो ना, गिर पड़ोगे नहीं तो। महाराज जी यही कहते थे, जब तक सर झुका हुआ है, सरेंडर्ड हो, चढ़ते जाओगे। जिस दिन ये उठ गया, वहां से आपका डिक्लाइन है, वहां से आप नीचे जाओगे। इसलिए ये नहीं उठने दो। दुनिया बदल डालो अपने काम से, लेकिन ये मत, ये नहीं होना चाहिए। ये कलाकार की पहचान ही नहीं है। अहंकार कलाकार में होनी नहीं चाहिए। सेवा कर रहे हो, हम बोलते हैं सेवा, कथक की सेवा कर रहे हैं। कथक नाच नहीं रहे, कथक की सेवा कर रहे हैं। मेरी 9 पीढ़ियां कथक की सेवा करते हुए आई है, 10वीं पीढ़ी भी कथक की सेवा करेगी। सेवा मीन्स सर्विस, एंड व्हेन यू आर अ सर्वेंट, आपके अंदर अहंकार नहीं हो सकता। यू आर अ सर्वेंट, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकर हो। किसके? कला के। कला किसने बनाई? द डिवाइन, ईश्वर ने बनाई है कला। तो देयर इज नो, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसको मैं ऐसा रखूं। किसके सामने? किसके सामने? कृष्ण के सामने। हाँ जी, यू फूलिंग योरसेल्फ। इसलिए मेंटेन दैट डेकोरम। चीजों को आप इस तरीके से सेट करो कि जब आपको लोग देखें, दे फील दैट यू हैव प्लेजेंस। आपके पास से सिर्फ खुशबू फैले एक अच्छाई की, आपके आसपास रह के लोग आपसे और जुड़ना चाहें। दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी वन शुड हैव। एक कलाकार की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, रखिए, कॉन्सेप्ट की तरह रखिए, बट जब उसको रियलिटी में टर्न करने की बात आती है ना, कथक के पास इनफ वोकैबुलरी है कि आप उसको रेल्म्स में रहकर आप उसको दर्शा सकते हैं। यू डोंट नीड टू स्टेप आउट। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आप राक्षस बन के नाच रहे हो स्टेज पे, या प्रवृत्ति आपकी राक्षस जैसी है। दैट इज व्हाट आई मीन, मेटाफोरिकल राक्षस है ये। आपका चीज बहुत मेंटेन हो जाए। आई एम हार्ड वायर्ड दिस वे, सम पीपल माइट थिंक कि ये पता नहीं कौन से सदी की सोच है, बट सोच है तो सोच है। सब एवरीबडी कैन हैव देयर ओपिनियंस, आई हैव माइन। तो अगर अभी हमने बात की बेंचमार्क की, अगर हम बात करते हैं, एक समय आप बेंचमार्क के करीब भी आना नहीं चाहते थे, आपकी सोच भी नहीं थी, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको फोर्स नहीं किया, बहुत लोगों ने उनको कुछ ताना दिया, आपका बेटा देखो किस लेगेसी से आता है, वो ये चीज़ नहीं करना चाह रहा है, वन थिंग। जब आप सीरियस हो गए, कई लोगों ने आपको भी बोला होगा इसमें वो बात नहीं है या ऐसा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। मेरे पेरेंट्स ने, दे आर लाइक द हिमालयाज। हिमालयाज का क्या रोल है धरती पे? हम लोग क्या न्यूयॉर्क सिटी की तरह स्नोफॉल नहीं होती? सिर्फ इसलिए नहीं होती, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम भी बहुत ऊपर हैं, वी आर मच इन नॉर्थ, बट हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं होती। क्यों होती? बिकॉज नॉर्दर्ली विंड्स वो रोक देता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। माई पेरेंट्स आर माई बैरियर। शायद वो बात उनके मन में भी उससे ज्यादा कठोर तरीके से उनको चुभ रही होगी कि मैं कला जगत से दूर भाग रहा हूं, बट स्टिल उन्होंने दूसरों के कहने पे या कुछ भी कहने पे वो बात मुझ तक नहीं पहुंचने दी कभी। वो प्रेशर शायद वो झेल गए मेरे लिए, गाड़ी के सस्पेंशन की तरह। अंदर पैसेंजर कंफर्ट में बैठा है, वो अपना अलूफ है, उसको ही नहीं पता कि सड़क पे कितने रोड़े आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स हैं ही ऐसे, मैं क्या बोलूं। दे, आई कांट एवर एवर complain about how my parents have raised me। कोई कंप्लेन्स नहीं, कभी होगी भी नहीं।
तो उन्होंने दे एक्टेड लाइक अ बैरियर, मुझ तक कोई बात पहुंचनी नहीं पड़ी। तो मैं कौन, मैं अलूफ। मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। जब वो खुद नहीं बता रहे अपने मन की ख्वाहिश, तो दूसरों के बगिंग की वजह से वो मुझे कभी कुछ बोल दें, दैट्स नेवर हैपेंड, कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 3 साल के एकदम तगड़े रियाज़ के बाद मैं कहूँगा, जब मैं स्टेज पर आया, आई हैड माय फ्लॉज़। क्यों? क्योंकि बॉडी ट्यून्ड ही नहीं है। 3 साल के रियाज़ से मैंने टाइम कवर किया। मैं एक्सीलेंट नहीं बन गया कि भाई क्या बात है, लोग देखें तो लोगों को देखने का मन करे। मैं वो नहीं बना। आई जस्ट कवर्ड द टाइम व्हिच वाज़ लॉस्ट। समझ रहे हो? ये हम्म, 2 बहुत अलग बातें हैं। हम्म, समय को कवर कर लेना और बहुत अच्छा बन जाना। बहुत अच्छा नहीं, मैं 3 साल बहुत मेहनत करके एवरेज बना था। एवरेज कथक डांसर। एवरेज कथक डांसर में बहुत सारी खामियां होती हैं। जैसे फॉर मी माय शोल्डर हमेशा ऐसे रहता था। अब जब मैं नाच रहा हूं तो पूरा पीछे से कर्व दिखता था, जैसे शोल्डर किसी ने ऐसे धक्का मार रखा है शोल्डर पे। वो एक प्रॉब्लम थी मेरी। इट हैज प्रिवेल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इसको ये करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। अब ये सिस्टम है कि भाई ये ऐसे तो मैं ऐसे ही हूं, बट ये हाथ जैसे ही चढ़ता है तो ये अपने आप चढ़ के वो डांसर के एक जेस्चर में आप आ जाते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, उंगली ऐसी रहती थी। महाराज जी बोलते हैं कि अशोक के पत्ते जैसी आपका आपका हाथ होना चाहिए। ऐसे टेपरिंग टेपरिंग डाउन टू अ पॉइंट, ऐसे होना चाहिए। एक हल्का सा अलग, बाकी हाथ ऐसा। जब आप कुछ भी अगर आप नाच रहे हैं, मेरा हालत ये था, अंगूठा तो अंदर था बट चारों उंगलियां खुली थी। चारों उंगलियां खुली से मैं कितने साल नाचा हूं। आप मेरी आज भी पुरानी वीडियोस जो कि मेरे पेरेंट्स की जो इंस्टीट्यूट है बिरजू महाराज परंपरा महाराज जी के नाम पर ही है, वो मेरी कथक नाट्य में, तो उसके एनुअल शोज में आप देखिए मुझे एट दैट एज, यू विल सी दिस आल्सो, यू विल सी दिस आल्सो, नाउ सी समबडी इज डांसिंग लाइक दिस। कितना फर्क है तब में और आज में। उसके जो रिव्यूज हैं वो बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज रहे हैं मेरे डांस को लेके। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज वो रिव्यूज नहीं मिलते। और लोग जो आजकल बहुत करते हैं, जैसे एकदम मिट्ठू बन जाते हैं, मीठे मीठे लोग, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया आपने। आपको 90% लोगों से यही रिव्यू मिलेगा। ओनली योर वेल विशर्स और मे बी द पीपल हु वांट यू टू एक्सेल टू बिकम बेटर विल टेल यू द ट्रुथ। नहीं तो ये मक्खन वाले हैं सारे। 90% of the people will tell you that you are doing excellent work. So I keep waiting for the people जो मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, मतलब आई थिंक वैसा हो सकता था, थोड़ा सा पैर, आई थिंक फुटवर्क पे आप काम कर सकते हो। एनीथिंग, एनी इनपुट, बिकॉज द इनपुट्स आर स्मॉल फेलियर्स एंड यू कैन नॉट फाइंड सक्सेस विदाउट स्मॉल फेलियर्स। जब तक 50 बार आप फेल नहीं होगे, आपको एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं ढूंढता रहता हूँ। मैं आज भी ढूंढता हूँ। मेरे काम में खामी निकालो ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं। फॉर मी एवरी क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की चीज है ही नहीं। मेरा मेंटल ब्लॉक वैसा है। आप मेरे बारे में आज कुछ खराब कह दीजिए, मैं उसमें से कुछ सीख लूंगा। मैं बना ही ऐसा हूं। आपने जो खराब बोला ना मेरे बारे में, उस चीज पे मैं काम कर लूंगा। द नेक्स्ट टाइम यू सी मी, you'll see that that flaw has gone. I correct myself. और मुझे भगवान की दया से इतनी बुद्धि भी है कि कोई अगर मुझे गलत गाइड कर रहा है तो मुझे वो भी दिख जाता है। आई मीट सो मैनी पीपल इन माई लाइफ एवरी डे। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ मैं, लोगों से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, बच्चों की प्रॉब्लम समझता हूँ। माई इंटरेक्शन इज सो मच दैट आई स्टार्टेड रीडिंग पीपल। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ मैं। तुम इसमें फंसोगी, तुमसे ये नहीं होगा, तुम इसमें फंस जाओगी, तुम ये तुम वो। क्यों? ट्यूशन जाना है?
ट्यूशन ही कर लो फिर, तुम जाओ। उनको बोलता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम बैरियर की तरह दिखते हो, मुझे तुम पार दिखते हो, मैं तुम्हारे पार देख सकता हूँ। इफ आई नो यू एंड इफ आई नो यू इनफ, आई कैन सी थ्रू यू। तो वो ब्लफ भी पकड़ लेता हूँ मैं, दैट्स अ गुड थिंग। पता चला सबकी क्रिटिसिज्म को मैं अपने अंदर करने लगा, आड़ा टेढ़ा बन गया। तो जहाँ से जेन्युइन मुझे लगता है कि इन लोगों से मुझे लेनी चाहिए क्रिटिसिज्म, एनीबडी फ्रॉम माय चाचा टू माय पापा टू माय मम्मी टू माय बुआ टू माय एनीबडी फ्रॉम माय होम, अगर इन्होंने मुझे 1 रुपए की भी करेक्शन बोली कि ये नानू ठीक नहीं था, देयर हैज़ बीन टाइम्स, मैं उसको आई विल मेक इट अ पॉइंट कि वो मेरे यहाँ पर मेरे हार्ड ड्राइव में एकदम एक जगह पे वो फिक्स हो जाए, एंड जब तक मैं इसको करेक्ट ना कर लूँ मैं चैन से ना बैठूँ। दैट इज समथिंग दैट आई स्ट्राइव फॉर। So I think that is only improving me as a person, and I think life is about improvement. You are born with nothing, and you want to go with a legacy behind you. चाहे वो legacy आपको विरासत में मिली हो, चाहे वो legacy आप first generation हो और आपने कुछ नया बनाया हो, that legacy should go on with you. I think you should be that sort of an influential person in life. अगर हम बात करें, आपने बच्चों को सिखाने की बात बोली, अगर जी। कोई बच्चा या कोई भी आपसे सीखना चाहता है तो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है? सेक्टर 21A नोएडा में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, उसका नाम है नोएडा इंडोर स्टेडियम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नोएडा स्टेडियम। एवरीबडी, इट इज़ लाइक अ लैंडमार्क। लोग पूछते हैं लैंडमार्क क्या है, मैं कहता हूँ मैं जहाँ सिखा रहा हूँ वही लैंडमार्क है। ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिए नोएडा स्टेडियम, आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। सो नोएडा इंडोर स्टेडियम में साउथ वेस्ट विंग आई गेस प्रोबेबली, वहाँ पर कथक नाट्यम है। इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इट्स माई इंस्टीट्यूट, एंड वी मेड इट कोविड के टाइम पे। 2019 आई गॉट मैरिड, एंड इन 2019 के एंड तक ही शी इज़ माई वाइफ इज़ अ भरतनाट्यम डांसर, रजनी महाराज। शी इज़ अ भरतनाट्यम डांसर। उन्होंने गुरु जस्टिन मैकार्थी जी के अंडर सीखा है 15 साल कला क्षेत्र स्टाइल इन श्री राम भारतीय कला केंद्र। शी इज़ अ फिनोमिनल टीचर। तो जब हमारी हम लोग मिले एक दूसरे से, शादी हुई, तो सोचा कि भाई कथक तो चल ही रहा है इस फैमिली में बहुत, भरतनाट्यम भाई, आई डोंट वांट हर लेगेसी टू डाई एज वेल, बिकॉज शी इज द ओनली डांसर इन हर एंटायर फैमिली। उनके फैमिली में किसी का बैकग्राउंड नहीं है डांसिंग का, ओनली शी इज अ डांसर। एंड सीए छोड़ के उन्होंने डांसिंग को ऑप्ट किया। वो इंटर्नशिप तक पहुंच गई थी सीए के, वो छोड़ के उन्होंने डांसिंग को ऑप्ट किया। तो आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि किसी ने क्लासिकल नृत्य को एक अकेडमिक जिसके पीछे 100% है कि आपको कुछ ना कुछ यू विल गेट वे यू आर रीचिंग, वो छोड़ के एक इनटू द एबिस वाला सिस्टम कि भाई अंधेरा है, वॉइड है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा जिंदगी में, आपने उसको चूज किया एंड यू मेड इट हैपन। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि हम जैसों को तो पता है कथक है, आज नहीं तो कल आना ही था, कर ही लेंगे, परंपरा भी है, लेगेसी भी है, सब हो जाएगा। बट फॉर हर इट्स समथिंग दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। तो उस अप्रिसिएशन के चक्कर में आई कॉइन्ड अ टर्म नेम्ड कथक नाट्यम। ठीक है, वो भरतनाट्यम का नाट्यम है और कथक तो कथक है ही, तो कथक नाट्यम हम लोगों ने टर्म किया, जिसका मैंने आपको बताया कि नोएडा इंडोर स्टेडियम में एक इंस्टीट्यूट है हमारा। वी आर ट्रेनिंग, अभी परंपरा जो मेरे पेरेंट्स का है और हम लोग का है, वी आर ट्रेनिंग अबाउट 600 to 700 स्टूडेंट्स। तो आई थिंक वो बड़ा अच्छा चेंज है एक लोगों में, क्योंकि मैं ना 600 बच्चों को नहीं देखता, मैं 600 बच्चों के 1200 पेरेंट्स को देखता हूँ। एंड आई फील एटलीस्ट दोज हाउस होल्ड्स आर क्लासिकली इंक्लाइंड। भाई कुछ तो होगा घर में उनके, कुछ क्लासिकल एलिमेंट तो होगा कि उन्होंने सोचा कि बच्चे को क्लासिकल डांस आना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एटलीस्ट इतने लाइफ को तो बदल पा रहा हूँ। सो एनीबडी हु वांट्स टू कम मीट मी, जॉइन मी, सीखना है, कथक सीखना है, भरतनाट्यम सीखना है, जो भी सीखना है, दे आर मोर देन वेलकम एट कथक नाट्यम। अभी हमने बात की आपसे सीखने की, तो अभी आपके इंस्टीट्यूट में कोई नियर बाय कोई फ्यूचर प्लान, कोई बड़ा इवेंट या प्लानिंग? एब्सोल्युटली, हम लोग का साल में एक बार एनुअल इवेंट होता है जिसका नाम है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एन एक्सप्रेशन। एंड इस अभिव्यक्ति में मेरे इंस्टीट्यूट में सीखने वाले सभी बच्चों को मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, और छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं देता हूँ, मैं कमानी ऑडिटोरियम देता हूँ उनको, जस्ट टू फॉर कमानी। कमानी हम लोग के लिए एक स्पेशल, इट्स समथिंग स्पेशल।
दिग्गज कलाकारों ने उस स्टेज को ब्लेस किया हुआ है, उस जगह को ब्लेस किया हुआ है। तो हमारे लिए उससे बड़े-बड़े श्री फोर्ट इज़ मच बिगर, बट जो कमानी की रेलेवेंस है हम आर्टिस्ट्स की लाइफ में, वो किसी की नहीं। सो मेरे लिए रीचिंग द पिनेकल इज़ डांसिंग एट कमानी। तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने पिछले 2 सालों से मैं कमानी में अभिव्यक्ति को करवा रहा हूँ, और वो एक एनुअल इवेंट है। इट हैपेंस एवरी ईयर एंड आई ट्राई टू गिव स्टेज टू एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन। चाहे आप जो कर रहे हो, साल में एक बार अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि आपने जो सीखा है हमसे, कितना इम्प्रूव किया है, क्या इम्प्रूव, क्योंकि क्या है ना, रोज़ नहीं पता चलता। साल में एक बार जब आप किसी को देखते हो, तो आपको दिखता है, अरे वाह! लास्ट ईयर से इस साल बड़ा फ़र्क है, बड़ा अच्छा दिख रहा है या कैसे भी दिख रहा है। तो वो एक इवेंट है जो कि 6 दिसंबर को कमानी ऑडिटोरियम में हो रहा है। शाम को 6 बजे, साढ़े 5 के आसपास से वो शुरू होगा, और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं हमेशा, एज़ ऑलवेज़। इट्स देयर इज़ नो इन्विटेशन, देयर इज़ नो नथिंग, कोई आपको रोकेगा नहीं। वी ऑलवेज़ कीप इट ओपन फॉर एवरीबॉडी, दे कैन कम एंड देख सकते हैं, दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कल्चरल इवनिंग। कथक के हर आंदोलन में अगर कोई आत्मा बसती है तो आप जैसे कलाकारों में वो झलकती है, जिनके लिए मंच एक मंदिर है और हर परफॉर्मेंस एक आराधना। आज त्रिभुवन महाराज जी से बात करते हुए हमने जाना, घराना सिर्फ वंश नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है। वो लय जो सदियों से चलती आई है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज़ लवली बीइंग हियर।